नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 एस्ट्रो और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा पर हमारा साथ देंगे श्री राम स्वामी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यहाँ स्टूडियो में। दर्शकों, आज हम विस्तार से जानेंगे ग्रह नक्षत्रों की चाल के बारे में, जो हमें विस्तार से ये बताएगी कि ये जो महामारी है ये कब तक हमारे देश में, प्रदेश में तांडव मचा कर रख सकती है। सबसे पहले तो स्वामी जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अब जो लहर चल रही है कोरोना की, उससे बहुत ही ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है। तो ये सब क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, आप अपनी दृष्टि से बताएं। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि इस एपिसोड को पूरा देखें। पूरा देखने से कई तथ्य उनके समझ में आ जाएंगे। ये बीमारी क्यों होती है और सामूहिक रूप से इतने व्यक्ति क्यों मरते हैं, इसके पीछे हमें प्रलय की अवधारणा में जाना पड़ेगा। हमारे यहाँ आध्यात्म में प्रलय की अवधारणा है। हमारे यहाँ जो प्रलय होती है वो 4 प्रकार की होती हैं। साधारण प्रलय, अवान्तर प्रलय, मनवंतर प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। आत्यंतिक प्रलय जो होती है उसमें सब कुछ नष्ट हो जाता है, सूर्य चंद्र भी समाप्त हो जाते हैं और नए ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ये जो वर्तमान में जो स्थिति चल रही है ये साधारण प्रलय का रूप है। हजारों आदमी, लाखों आदमी, करोड़ों आदमी जो मर रहे हैं, ये साधारण प्रलय का रूप है। और प्रकृति एक तरह से हमें संकेत दे रही है कि सुधर जाइए, अन्यथा इससे भी कुछ बड़ा हो सकता है। अब प्रलय क्यों होती है, इसके पीछे सरल रूप से किसान जो ज़मीन जोतते हैं उसका एक मैं उदाहरण देके बताता हूँ आपको। किसान जब फसल लेते हैं, साल में 2 बार लेते हैं, एक रबी की फसल लेते हैं, खरीफ की फसल लेते हैं। तो 3-4 बार जब फसल कंटिन्यू लेते रहते हैं तो उसके पश्चात पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति होती है, फर्टिलिटी है, वो समाप्त हो जाती है। तो उनको एक सीज़न के लिए पृथ्वी को खाली छोड़नी पड़ती है, ज़मीन को। तो 4 महीने वो ज़मीन जो है गर्मी में बिल्कुल तपती है और फिर 4 महीने उसके ऊपर लगातार बारिश होती है, तो वो वापस से अपनी फर्टिलिटी को गेन करती है और उसमें वापस वही फर्टिलिटी आ जाती है। इसी तरह से जो पृथ्वी है, जब प्रलय होती है, प्रलय में पृथ्वी अंगारे की तरह जलती है, हजारों साल तक तपती है। उसके पश्चात हजारों साल तक उसके ऊपर बरसात होती है और वो पानी में डूब जाती है। फिर वो पानी से वापस बाहर निकलती है, नए जीवों की रचना होती है, नई सृष्टि की रचना होती है। फिर वही सतयुग प्रारंभ होता है, वही त्रेता युग आएगा, वही द्वापर आएगा और वही कलयुग आएगा। तो पृथ्वी जो है, जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है, उसके प्राकृतिक जो संसाधन है उनका बहुत ज़्यादा जब दोहन हो जाता है, तो पृथ्वी उसको रीगेन करने के लिए छोटे मोटे झटके देती है और इसको साधारण प्रलय के रूप में मानते हैं और ये संकेत देती है कि आप मेरे साथ में अन्याय कर रहे हैं। इसलिए सारी चीज़ें या तो महामारी के रूप में आती है, या किसी भूकंप के रूप में आती है, या किसी और किसी रूप में आती है। तो दर्शकों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्वामी जी ने हमारे साथ साझा की कि ये मात्र एक संकेत है, और जब सृष्टि इतना घातक तरीके से साधारण संकेत हमें दे सकती है, तो ये अब हमें सोचना होगा कि अगर हम लगातार सृष्टि के साथ अन्याय करते रहे तो आगे घातक संकेत कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं। अच्छा स्वामी जी, अगर बात करें ग्रह चाल की, ग्रह नक्षत्रों की, तो उसके हिसाब से आपकी स्टडी क्या कहती है कि कब तक ये आतंक जारी रहेगा, ये जो संकेत सृष्टि हमें देना चाह रही है? अगर मैं इस तरीके से पूछूं कि कब तक इंसान समझ पाएगा कि हम गलत करते जा रहे हैं सृष्टि के साथ? देखिए, ऐसा है, काल जो होती है ये सर्वोपरि सत्ता होती है। काले सृजति भूतानि काले संगरते प्रजा। समय पाकर के ही जीवों की सृष्टि होती है और समय पा करके उनका संहार होता है। ये ज्योतिष का नियम है। अब क्या होता है कि सारे संयोग एक साथ मिलते हैं। जब से हम देखते हैं कि ये कोरोना जब से हुआ है, शुरू हुआ है, तब से इसके कई कारण बने हैं। एक ज्योतिषीय कारण नहीं, इसके कई कारण हैं। सर्वप्रथम तो ये है कि शनि और बृहस्पति, जो मकर राशि होती है, मकर राशि में शनि और बृहस्पति जब इकट्ठा होते हैं, शनि के ऊपर से जब बृहस्पति निकलते हैं, ये विश्व में महापरिवर्तन लाता है। पिछले साल से नवंबर 2019 के बाद से शनि मकर राशि में आए हुए हैं और उसके बाद में उन्होंने बृहस्पति उसके ऊपर आए। बृहस्पति जैसे ही आए, कोविड का आतंक शुरू हुआ। इसको फैलाने वाला जो ग्रह है वो राहु है। राहु को
जो पाश्चात्य ज्योतिष है उसमें ड्रैगन्स हेड बोलते हैं जी और ये सभी जानते हैं कि ड्रैगन किसका चिन्ह है और बीमारी भी वहीं से आई है। जी जी तो इसको फैलाने का जो काम है वो राहु का है। अब दूसरा जो एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ शायद किसी का ध्यान गया हो, एक रोहिणी का सकट भेदन होता है। रोहिणी जो नक्षत्र होता है इसकी जो आकृति होती है, जैसे अपने सकट बोलते हैं गाड़ी को, बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी जैसी आकृति होती है, 3 तारे इधर 3 तारे इधर, आगे शंकु की तरह स्थिति रहती है, उसको गाड़ी जैसी आकृति होती है। उसको जब कोई ग्रह उसका सकट भेदन करता है यानी उसके बिल्कुल बीचों बीच से निकलता है, ये पश्चिमी क्षितिज पर पिछले साल आराम से देखा जा सकता था। ये 5 अप्रैल से लेकर के और 17 अप्रैल के बीच की स्थिति थी। उस समय शुक्र ने रोहिणी का सकट भेदन किया था। तो ज्योतिष में साफ लिखा हुआ है कि शुक्र जब रोहिणी का सकट भेदन करता है तो जो पृथ्वी होती है ये कापालिक का रूप धारण कर लेती है। कापालिक यानी अघोरी, और अघोरी को रोजाना लाश चाहिए, तो पृथ्वी उसका व्रत धारण करती है, पृथ्वी को रोजाना लाशें चाहिए फिर। तो ये एक उसका प्रभाव था शुक्र के सकट भेदन का। दूसरी महापरिवर्तन चल रहा था शनि और गुरु का। तो स्वामी जी, मैं बीच में आपकी बात को काटते हुए, क्या यही वजह है कि ये जो महामारी विकट रूप धारण कर रही है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त मृत्यु दर बढ़ रही है? इस वक्त का जो कारण है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ जी कि बृहस्पति अभी स्टेबल नहीं है, स्थायी नहीं है। मकर राशि में आने के पश्चात कुंभ में गए, कुंभ से वापस मकर में आए, मकर से वापस कुंभ में गए। जी जी अभी ये बीमारी जब कुछ कम हुई थी उस समय तक बृहस्पति का नियंत्रण राहु के ऊपर था। जी राहु मकर राशि में थे और इसमें वृषभ राशि में थे और बृहस्पति मकर राशि में थे। जी तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है ये बहुत शुभ होती है और कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण में रखती है। तो राहु के ऊपर जब तक बृहस्पति की दृष्टि थी, जब तक राहु नियंत्रण में था और कंट्रोल वे में चल रहा था सब कुछ। जैसे ही 5 अप्रैल को बृहस्पति चले गए इसमें कुंभ राशि में, तो राहु के ऊपर से उनकी दृष्टि हटी, तो 5 अप्रैल के बाद में एकदम से ये फैला। जी जी एकदम से जैसे किसी को चीज को दबा रखी हो और कंप्रेस कर रखी हो और एकदम से वो फैल कर विस्फोट की तरह आए, वैसी स्थिति राहु ने की। इसके बाद एक चीज और हुई है कि 17 अप्रैल को मंगल अभी तक राहु के साथ चल रहे थे और मंगल राहु के शत्रु हैं, तो कुछ हद तक मंगल ने भी राहु को कंट्रोल कर रखा था। जी अब मंगल भी 17 तारीख को वहां से निकल करके मिथुन राशि में आ गए, तो अब राहु के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ रहा है और ये बढ़ेगा अभी। बृहस्पति अभी इसमें 21 जून को जा करके और वक्री होंगे। 21 जून तक तो ये मान के चलिएगा कि अनकंट्रोल्ड वे में बढ़ेगा और अब की बार जो मृत्यु दर है वो बहुत ज़्यादा रहेगी। तो स्वामी जी, बस आप मुझे ये बताएं कि क्या इन्हीं वजह से ये जो मृत्यु दर है इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और ये जो स्थिति लगातार भयावह हो रही है, क्या ये इन्हीं की वजह से हो रही है? नहीं, वो कहते हैं ना कि जब तकलीफ आती है तो एक साथ आती है जी। तो इसमें कई कारण एक साथ मिल जाते हैं। एक तो इसमें शनि और बृहस्पति का जो संयोग है मकर राशि में, इसको ज्योतिष में महापरिवर्तन की संज्ञा दी गई है। ये विश्व में महापरिवर्तन ला रहा है और शनि चलेगा 2.5 साल। जी 2.5 साल यानी अगले साल के 2022 के मध्य तक चलेगा। तो वहाँ तक ये मान के चलिएगा कि ये तकलीफें चलेंगी। जी। और इसमें कई कारण हैं। सबसे बढ़िया जो कारण है जो जिसके ऊपर कम लोगों का ध्यान गया है, पिछले साल अप्रैल में ही रोहिणी का सकट भेदन हुआ है। जी। रोहिणी नक्षत्र की जो आकृति होती है वो गाड़ी की तरह होती है, बैलगाड़ी की तरह होती है। जी। और उसके बीचों बीच से जब कोई ग्रह पास ऑन होता है तो उसको सकट भेदन बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो खतरनाक होता है वो शनि का होता है। जी। जब शनि का सकट भेदन हुआ था तो 12 साल का अकाल राजा दशरथ के समय पड़ा था और जनता जो है त्राहिमाम कर उठी थी। तो शनि का जब भी होता है नरसंहार होता है। अब की बार जो हुआ है शुक्र का सकट भेदन हुआ है। ज्योतिष में कहा गया है कि जब शुक्र रोहिणी का सकट भेदन करे, ये पिछले 5 अप्रैल से लेकर के और 17 अप्रैल के बीच में हुआ है। अगर ज्योतिष के जो समझने वाले जो लोग हैं, अगर अपनी नंगी आंखों से भी पश्चिमी क्षितिज के ऊपर शाम के टाइम उसको देख सकते थे। जी। तो जब शुक्र सकट भेदन करता है तो पृथ्वी जो है कापालिक का व्रत धारण कर लेती है। कापालिक यानी अघोरी, और अघोरी को रोजाना एक लाश चाहिए, वैसे ही पृथ्वी को लाशें चाहिए। जी। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण ये हो गया कि शनि और गुरु का संयोग। तो शनि गुरु जब आपस में संयोग करते हैं तो महापरिवर्तन लाते हैं। जी जी। दूसरा प्रकृति जो है ये भी विपरीत हो रखी है अभी। जी। ये भी एक कारण है। तो इसमें कई कारण एक साथ इकट्ठे हो गए और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है, वर्तमान में राहु के ऊपर बृहस्पति का नियंत्रण था।
तो राहु पे नियंत्रण था, तो ये जो चल तो रहा था लेकिन कंट्रोल वे में चल रहा था सब कुछ। जी। क्यों? बृहस्पति की जो दृष्टि थी वो राहु के ऊपर थी। अभी क्या हुआ है कि 5 अप्रैल को बृहस्पति कुंभ राशि में चले गए और राहु चल रहे हैं अभी वृषभ राशि में, तो राहु के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि हटी, हटते ही एकदम से विस्फोट की तरह से ये फैला। जी। अभी 17 तारीख को मंगल जो राहु के साथ चल रहे थे वो भी मिथुन राशि में चले गए। वर्तमान स्थिति में राहु के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है और राहु इसको फैलाने वाला है। राहु के बारे में एक बात और बता दूं मैं कि राहु बीमारी को फैलाने वाला ग्रह तो है ही है, विषैली चीज़ों का कारक है, विषाणुओं का कारक है, लेकिन राहु लोगों में अति आत्मविश्वास भी देता है जी। ओवर कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं वो भी देता है। उसके कारण से लोग लापरवाही बरतते हैं और उसके कारण से भी एक चीज़ ये फैल रही है जी। और इसी का जो खामियाजा है वो सभी को भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। लोगों में शायद ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा आ गया है कि हमें कुछ नहीं होगा, हम लापरवाह हो रहे हैं। ये नतीजा जो जी अभी क्या है, पूरा देश भुगत रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को कहीं ना कहीं सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल, कि हमारा ओवर कॉन्फिडेंस न सिर्फ हमें बल्कि हमारे साथ रहने वालों को, हमारे परिवार वालों पर भी काफी घातक साबित हो सकता है। जी। और आचार्य जी, इसी से जुड़ा एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आपकी ग्रहों की चाल जो आप स्टडी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कोई उपाय कोई जो हम जनता को बता पाए, दर्शकों? उपाय बताने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं कि अभी जो बृहस्पति हैं कुंभ राशि में हैं, अभी 21 जून को ये वक्री होंगे। 21 जून तक तो ये बिल्कुल तेज़ी से फैलेगा। कुछ लोग ये मानते हैं कि अभी सूर्य जैसे इसमें वृषभ राशि में जाएगा तो राहु के साथ जैसे सूर्य जाएगा तो ये इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन जो राहु का नैसर्गिक बल होता है ये सूर्य से दुगना होता है। सूर्य जाने के बाद एक चीज़ जरूर होगी कि सरकारें बहुत ज़्यादा कठोर कायदे कानून लगाएंगी। लॉकडाउन की स्थिति हो सकती है, कायदे कानून थोड़े कठोर कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य जो है ये सरकार का कारक ग्रह होता है। दूसरी स्थिति होगी कि नवंबर में बृहस्पति मकर राशि में आने के बाद वापस कुंभ में जाएंगे, तो नवंबर से लेके अप्रैल तक जब तक राहु वृषभ राशि में रहेंगे एक तीसरी वेव और आ सकती है। इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अभी बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 2022 के मध्य तक, मई जून तक बहुत ही ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। जी। तो स्वामी जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें हमें बताई कि अभी काफ़ी समय और भी निकलना बाकी है इस महामारी का, और पूरे प्रदेश को और साथ ही साथ पूरे देश की जनता को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है और उसका असर कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं। कई राज्यों में लॉकडाउन लग रहा है, कर्फ्यू लग रहा है, सख्तियां बढ़ा दी गई हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं। और अब न सिर्फ सरकार को, क्योंकि स्वामी जी मैं समझती हूँ कि न सिर्फ सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को भी सजग होना बेहद जरूरी है। अपना ख्याल रखना जरूरी है, अपने घर वालों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले स्वयं का ख्याल रखें, उसके बाद अपने परिवार का ख्याल रखें। जी। तो स्वामी जी अगर बात की जाए उपायों की, तो नक्षत्रों की गतिविधियों के जरिए आप क्या पता लगा पाए हैं और अपने दर्शकों को आप क्या बता सकते हैं कि इसका उपाय क्या कुछ है? क्या घर बैठे जो हमारे दर्शक हैं कुछ उपाय कर सकते हैं क्या इससे बचने के लिए या प्रभाव कम करने के लिए? जी देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो समस्या आती है वो प्राणवायु की आती है, ऑक्सीजन की। जी जी। और ऑक्सीजन का जो कारक ग्रह है वो है बृहस्पति। तो पीपल का जो पेड़ होता है ये बृहस्पति का पेड़ होता है और पीपल का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। जी। इसलिए बृहस्पति को बलवान करें। बृहस्पति को बलवान करने के कई उपाय हैं। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, बृहस्पति के स्वयं के जाप भी कर सकते हैं आप, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः के जाप भी कर सकते हैं। तो बृहस्पति का ये उपाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़, राहु को थोड़ा सा कमज़ोर करना पड़ता है जी, क्योंकि राहु जो है इस रोग को फैला रहा है और विष का कारक ग्रह है। राहु के लिए रुद्र यामल तंत्र में नीलकंठ स्तोत्र है। अगर किसी को ज़रूरत हो तो उसको प्रोवाइड भी करवा सकते हैं, भेज भी सकते हैं। बड़ा है, थोड़ा सा संस्कृत में है। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले जो भी रोगी है या अगर रोगी ना भी है, रोग की आशंका को दूर करने के लिए एक कंडा जला करके सामने रख लें जी, खुली हुई धूप रख लें, नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करें, एक लोटे में पानी रख लें और एक पीपल का पत्ता रख लें। नीलकंठ स्तोत्र का पाठ करें। एक पाठ पूरा होने पर कंडे के ऊपर थोड़ी धूप डाल दें। धूप डालने के पश्चात
पीपल के पत्ते से रोगी के शरीर के ऊपर पानी का प्रोक्षण करें। इस तरह से 7 बार करें तो ये जो रोगी के शरीर में जो भी विष होता है जिसके कारण से बीमारी पैदा हुई है ये दूर हो जाएगी। निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ मिलता है। अपने जो स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती हैं उन्होंने भी इसकी बड़ी प्रशंसा की है। जी अच्छा, अब बात की जाए अगर हम स्वामी जी सदियों पहले से ये बात सभी जानते हैं, मानते हैं और साइंस भी अब तो इस बात को मानता है कि कहीं ना कहीं आयुर्वेद बहुत ही अपने आप में बलशाली है। तो क्या आयुर्वेद से इस बीमारी का इलाज संभव है या फिर इस बीमारी को प्रभाव कम किया जा सकता है क्या आयुर्वेद की पद्धति से? बिल्कुल किया जा सकता है। ये जो ज्वर है जिसमें बुखार आता है इसको श्लेष्मिक ज्वर बोलते हैं। श्लेष्मा यानी जो फेफड़ों में जो कफ जम जाता है तो इसको श्लेष्मिक ज्वर बोलते हैं। आयुर्वेद में इसके कई सटीक उपाय हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर आयुर्वेद को ज्यादा महत्व नहीं देते। जी बिल्कुल। विदेशों में जरूर आयुर्वेद को इतना लोग प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारे यहाँ पर आयुर्वेद का इतना प्रचार प्रसार नहीं है। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए शर्म की बात भी है। शर्म की बात भी है और इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए। आयुर्वेद में साफ तौर के ऊपर लिखा हुआ है कि अड़ूसे का पेड़ जहाँ होता है, जी अड़ूसे का सामान्य पेड़ है, अपने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में खूब मिलता है। जी अड़ूसे का पेड़ जहाँ होता है वहाँ अगर श्वास रोग से कोई मरता है तो ये शर्म की बात है। जी दूसरा, जो आंकड़े का जो पेड़ होता है सभी लोग जानते हैं, सफेद आंकड़ा भी होता है, लाल रंग का आंकड़ा भी होता है। जहाँ पर आंकड़े का पेड़ होता है वहाँ अगर कोई सर्पदंश से मरता है, मतलब सांप के काटने से मरता है, तो ये भी शर्म की बात है। जी जी। लेकिन आजकल लोग जानकार भी कम रहे हैं। बिल्कुल, कुछ लोग इसके ऊपर भरोसा भी कम करते हैं। दूसरा, इसके ऊपर अभी शोध कार्य भी बाकी है जी, तो उसकी जरूरत है। तो आयुर्वेद इसमें कारगर है निश्चित रूप से। जी, तो कहीं ना कहीं अब हमें आयुर्वेद की ओर भी अपना रुझान दिखाने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि आसपास कभी कभी स्वामी जी ऐसा होता है कि हमारे पास उपचार उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानता के अभाव में हम उस इलाज को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। और अब तो कहीं ना कहीं हमें जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि जो दवाइयां हैं, चाहे हम वैक्सीन की बात कर लें, उसमें भी कमी देखी जा रही है। और हम बात कर लें, कुछ ऐसे इंजेक्शंस हैं जो इमीडिएट बेसिस पे पेशेंट को चाहिए होते हैं, लेकिन उसका भी अभाव देखा जा रहा है। देखते हैं जितने भी इम्यूनिटी, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अश्वगंधा का प्रयोग होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अश्वगंधा सब जगह मिल जाती है, बहुतायत से मिल जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अश्वगंधा है। इसलिए जानने की, पहचानने की भी जरूरत है। पहचानने की भी जरूरत है कि पहली बात तो ये दवाई है कौन सी, और उसके बाद उसको लेने की विधि, उसको कैसे हम काम में लें और कैसे हमें वो लाभ दे पाए, इसकी भी कहीं ना कहीं जागरूकता होने की बहुत जरूरत है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, इस पूरे एपिसोड को मैं आपसे फिर से अपील करना चाहूंगी, इस पूरे एपिसोड को एक बार फिर से सुने। कोई भी दुविधा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप अपना कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवाल वहां पर छोड़ सकते हैं। स्वामी जी उसका उत्तर जरूर देंगे। और A1 टीवी परिवार की ओर से मैं आपसे अपील करना चाहूंगी कि अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, अपने आसपास जागरूकता फैलाएं, आयुर्वेद पद्धति के ऊपर विश्वास करने की भी कोशिश करें।